हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस का जो महामैराथन क्लास चला रहे हैं उसका लेक्चर 78। तो लेक्चर 77 तक मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो उसमें उसके साथ ही मैंने एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का भी 6.5 आवर्स का लेक्चर मैंने अपलोड किया है, जिसमें आप लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन वो आप लेक्चर देख जाओ तो आप लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे आंसर दे पाओगे। तो आप अगर DSSS जो है गया लाइब्रेरियन उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, KVS लाइब्रेरियन, NVS लाइब्रेरियन या अदर लाइब्रेरी साइंस एग्ज़ाम्स या स्टेट लाइब्रेरी एग्ज़ाम्स वगैरह का, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सब जो टॉपिक्स है आपको हर जगह हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि ये बेस्ड टॉपिक है। अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं या फिर जो है एडुकेटर हैं, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े हैं, क्योंकि हम इस टाइप के वीडियोज़ ढेर सारे लाएंगे। ऑलमोस्ट हम पूरा लाइब्रेरी साइंस का टॉपिक इस पे लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? तो देखो, डिजिटल कंटेंट जो हुआ ना, आपको डिजिटल कंटेंट तो उसको जो मॉडिफाई करने का जो सॉफ्टवेयर होगा या क्रिएट करने का सॉफ्टवेयर, कोई भी कंटेंट समझ रहे हो ना, जैसे यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड कर रहे हो, जैसे कैनवा वगैरह हो गया, तो ये सब कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आता है। देखो, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स या सिस्टम्स, content management systems are software applications used to create, manage and modify digital content। समझ गया? They are widely used in libraries, educational institutions, business and government organizations to streamline the process of content creation and management। CMSs are essential tools for maintaining website, digital libraries and online repository। समझ गए? अब देखो, आर्किटेक्चर ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स जो है उसका क्या आर्किटेक्चर होना चाहिए, कैसे वो बना होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, बैक एंड में क्या होना चाहिए, तो ये सब और क्या क्या फंक्शंस वो डिलीवर करना चाहिए, तो ये सब देखेंगे। तो देखो, द आर्किटेक्चर ऑफ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स इज क्रिटिकल टू इट्स फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस। इट जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग। तो यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस आपको मैंने बताया है कि जैसे मोबाइल हुआ, तो मोबाइल पे आप जब ऐप चलाते हो तो देखते हो कि यस, नो, कैंसिल, ये सब टाइप जो लिख के आता है, जिस पे हम क्लिक करते हैं, या फिर कि आप जो इंटरैक्ट कर रहे हो अपने मोबाइल से, तो ह्यूमन इंटरैक्शन जो हो रहा है डिवाइसेज या हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से, तो उसको UI कहते हैं, यूजर इंटरफेस। कि यूजर को कैसा जो है इंटरफेस मिल रहा है काम करने के लिए। देखो, द यूजर इंटरफेस इज द पार्ट ऑफ द CMS दैट यूजर्स इंटरैक्ट विद। इट इंक्लूड डैशबोर्ड्स, कंटेंट एडिटर्स एंड मैनेजमेंट टूल्स। द UI डिजाइन टू बी इंट्यूटिव। इंट्यूटिव इसको कहते हैं कि आप खुद से भी कॉमन सेंस है। देखो, एक बहुत लोग कहते हैं कि देखो दुनिया कितनी समझदार हो गई है कि एक बच्चा बच्चा भी मोबाइल चला लेता है। तो वो बच्चा बच्चा मोबाइल नहीं चला लेता है, मोबाइल को उतना अच्छा इंजीनियर्स ने उसका यूजर जैसे इंटरफेस और उसका डिज़ाइन किया गया है कि एक बच्चा भी चला लेता है। यू कैन गेट इट, जैसे व्हाट आई एम टू से। अब देखो, यूजर फ्रेंडली, इनेबलिंग यूजर्स टू मैनेज कंटेंट विदाउट रिक्वायरिंग एक्सटेंसिव टेक्निकल नॉलेज। समझ गए? अब देखो, कंटेंट रिपोजिटरी। तो इसमें जो है आपका ये कंटेंट का रिपोजिटरी होगा, मतलब आप जितना भी कंटेंट आप जैसे बना रहे हो वो सब इसमें सेव भी रहेगा। तो जो है आपको वो सब जो है जो सपोर्ट करना चाहिए, जो भी आपके फाइल फॉर्मेट्स हैं, है ना, फाइल फॉर्मेट्स हो गया आपके जो है, मतलब स्टोरेज को मतलब इफ़िशिएंटली स्टोर करना के जो है तो सक्षम होना चाहिए, इजीली आप उसे रिट्रीव कर सकें और फिर जो है अगर ज़रूरत पड़े तो उसको मॉडिफाई भी कर सकें। देखो, द कंटेंट रिपोजिटरी इज द डेटाबेस वेयर ऑल कंटेंट सच एज text, images, videos, documents is stored. It supports efficient storage, retrieval and management of content। समझ गया? अब देखो, कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन। कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन क्या हुआ कि जो आपका जो है एंड यूजर्स को क्या कहते हो आप? पैटर्न्स कहते हो लाइब्रेरी के भाषा में। तो पैटर्न्स तक जो है वो कंटेंट पहुंचना चाहिए, तो उसको कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन कहते हैं। वो एप्लीकेशन जो आपका जो कंटेंट है वो पैटर्न जो हो गया, यूजर हो गया या रिक्वायर्ड यूजर आप कह सकते हो, जिसको ज़रूरत है उस इंफॉर्मेशन की, उस तक पहुंचाने वाले को जो है कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन कहते हैं। दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग कंटेंट टू एंड यूजर। समझ गए? इट इंश्योर दैट कंटेंट इज डिस्प्लेड करेक्टली
ऑन वेरियस डिवाइसेस सच एज डेस्कटॉप, टैबलेट्स एंड मोबाइल फोन्स। तो जैसा आपका डिवाइस है सामने का, उस हिसाब से जो है कंटेंट जो है खुद को जो है मॉडिफाई करके, मतलब आपका रिजोल्यूशन जो है अपने आप फिक्स होके और वो शो करता है उस पर। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटर जो है एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस। एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस क्या है? तो देखो एक हो गया आपका यूजर इंटरफेस जो आप इंटरेक्ट कर रहे हो, और जो एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस हुआ तो जो एप्लीकेशन बना रहा है या फिर जिसका डेटाबेस है, वो एक तरह से कह सकते हो आप बैकएंड टाइप, बैकएंड में जो है वो डेटा को जो है यूज कर सकता है। देखो द एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस इज यूज्ड बाय द CMS, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। एडमिनिस्ट्रेटर्स, समझ गए, जो वो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका जो चला रहा है, समझ गए, टू मैनेज सिस्टम सेटिंग्स, यूजर परमिशंस एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। समझ गए, सिस्टम सेटिंग्स हो गया, यूजर परमिशन। यूजर परमिशन क्यों नेसेसरी हो जाता है कि मान लो कि कोई, अगर आप कंपनी शुरू की हो, अब उसमें 3 प्लान रखे हो, एक फ्री प्लान, एक पेड प्लान और एक जैसे प्रीमियम प्लान है ना, प्रीमियम प्लान। तो जैसे फ्री प्लान में आप जो आपके फ्री बुक्स हैं, मान लो कि 10,000 बुक्स फ्री प्लान में आप दे रहे हो, पेड प्लान में आप 20,000 बुक्स दे रहे हो, और जो प्रीमियम प्लान है इसका भी कुछ अगर रख रखे हो, कुछ इस टाइप का क्राइटेरिया कि जो बुक जो है आप मैक्सिमम जैसे 2 मंथ्स के लिए इसमें ले सकते हो और अनलिमिटेड बुक ले सकते हो, तो इस टाइप का आप जैसे ऐसे डिजाइन कर सकते हो। तो इसमें जो है आप समझ रहे हो कि आप सारे को जो है, सारे जो मतलब फ्री प्लान वाले हैं उनको आप जैसे जो है एक पेड प्लान वाले कंटेंट नहीं दे सकते हैं, समझ गए ना। तो ये सबको यूजर परमिशन कहते हैं कि यूजर को कितना परमिशन है, कितना जो है आपका डेटाबेस को एक्सप्लोर करने का। तो देखो द एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेस इज यूज्ड बाय CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स टू मैनेज सिस्टम सेटिंग, यूजर परमिशन, समझ गए, यूजर परमिशन एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। यूजर परमिशन में आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो दिया जाता है यूजर को, वो भी आ जाता है आपका यूजर परमिशन में ही, समझ गए। अब देखो एप्लीकेशन लेयर है, तो एप्लीकेशन लेयर क्या हुआ? तो आपका जो बिजनेस लॉजिक हुआ, बिजनेस लॉजिक जो एक तरह से वर्क फ्लो को पूरा कंट्रोल करता है आपका, जो है जैसे मतलब कंटेंट का जैसे वर्क फ्लो हो गया, फिर आपका मतलब कंटेंट जो है किसको जो है किसके पास जाना है, कब जाना है, ये सब जो है आपका एप्लीकेशन लेयर में आ जाता है। तो मेन लेयर आपका यही होता है जो आपका चला रहा है, मतलब बेसिक लॉजिक। दिस लेयर इंक्लूड्स द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट हैंडल्स द बिजनेस लॉजिक ऑफ द CMS, समझ गए, सच एज कंटेंट वर्क फ्लो, वर्जन कंट्रोल एंड कंटेंट शेड्यूलिंग। आ गया समझ में। अब देखो इंटीग्रेशन लेयर है, तो इंटीग्रेशन लेयर क्या हुआ? तो इंटीग्रेशन लेयर ये कहते हैं कि ऐसा लेयर जो आपको दूसरे सिस्टम्स जो है उससे इंटीग्रेट करता है। ये जैसा सुन के ही लगता है, ऐसे याद कर सकते हो कि इंटीग्रेशन वो दूसरे सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करता है। कि मान लो आपका जैसे अदर डेटाबेसेज हुआ या फिर अदर जो है मतलब सिस्टम्स हुआ, एप्लीकेशंस हुआ, तो जैसे उसके साथ जो कंट्रैक्ट करेगा, जो इंटरेक्शन होगा, वो आपका इंटीग्रेशन लेयर द्वारा होता है। देखो द इंटीग्रेशन लेयर अलाउ द CMS टू कनेक्ट विथ अदर सिस्टम सच एज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM जिसको कहते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल एसेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एक्सटर्नल डेटाबेसेस, समझ गए। अब देखो सिक्योरिटी लेयर, तो सिक्योरिटी लेयर क्या है? तो इसमें आपका यूजर जैसे ऑथेंटिकेशन हो गया कि जिसको यूजर नेम और जो है एक तरह से पासवर्ड हो वही खोल सकता है। फिर इनक्रिप्शन हो सकता है कि आपका जो है डेटा जो है मतलब लीक ना हो। फिर आपका जैसे वायरस हो गया, साइबर थ्रेट्स हो गया, फिर तो ये सब से। और आपका सिक्योरिटी लेयर में ये भी आ जाता है कि जिसको एक्सेस है डेटाबेस का वही एक्सेस कर पाए। इट्स नॉट लाइक कि जिसको मानो वो आपका डेटाबेस एक्सेस कर सकता है। देखो द सिक्योरिटी लेयर इंश्योर्स दैट कंटेंट एंड यूजर data are protected from unauthorized access and cyber threats. It includes features like user authentication, role-based access control and encryption. आ गया समझ में। अब देखो डेटा इंटीग्रेशन इन CMS, तो डेटा इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम में।
सॉरी मतलब जैसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटा इंटीग्रेशन। तो डेटा इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ कि जितना भी डेटा है उसको जो है आप एप्लीकेशन के साथ जो है इंटीग्रेट कर पाएँ, तभी तो वो डेटा को स्टडी करके जो है कुछ भी आपका दे पाएगा या फिर डेटा के अनुसार जो है वो काम कर पाएगा। कहते हैं ना कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, इज़ द न्यू ऑयल। अब जितना आपके पास अच्छा डेटा होगा और जो है मतलब ऐसा डेटा जिसको समझा जा सके, उतना बेटर जो है आपके एप्लीकेशंस चलेंगे। आपका अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का यूज कर रहे हो तो वो सब यूज कर सकते हो, तो वो आपका डेटाबेस जो है हमेशा अच्छा रहता है। तो वो डेटाबेस को आप इंटीग्रेट कैसे करोगे, जो है तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से। देखो, डेटा इंटीग्रेशन इन CMS इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इनटू अ यूनिफाइड व्यू। समझ के मतलब आपका मान लो कि 10 डेटाबेसेज है, तो ये सारे डेटाबेसेज को एक जगह जो है आप जो है मतलब कनेक्ट करके रखेंगे इसमें यूनिफाइड व्यू के लिए। यूनिफाइड व्यू मतलब क्या हुआ कि आप स्क्रीन पे देखोगे तो UI जो हुआ आपका यूजर इंटरफेस, तो इसमें सारा डेटाबेस जो है एक साथ शो होना चाहिए। अगर सर्च करना हो तो एक साथ जो है सारे डेटाबेस में सर्च किया जाना चाहिए। देखो, दिस इज इसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग अ सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस एंड इंश्योरिंग दैट कंटेंट इज कंसिस्टेंट एंड अप टू डेट। डेटा इंटीग्रेशन कैन बी अचीव थ्रू API। तो API किसको कहते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये जो है ना आपका डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो आपस में जो है APIs के थ्रू जो है कम्युनिकेट करते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा। मान लो कि UPI है, आपको पता होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब यूपीआई क्या करता है कि आप जो है गूगल पे यूज कीजिए, फ़ोन पे यूज कीजिए, कोई भी यूज कीजिए, लेकिन वो ऑथेंटिकेशन के लिए जो है एक तरह से मेन जो मतलब सर्वर होगा, जो एक तरह पेमेंट डेटाबेस, वहीं पे ऑथेंटिकेशन के लिए जाता है। तो वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है उसके जैसे एप्लीकेशंस आप देखते हो कि अमेजन में भी जो एक तरह से पे करना चाहते हैं और उससे जो है पेमेंट करने के लिए आपको जो है मान लो पेटीएम पे आ गया, क्रेडिट पे आ गया, या फिर जैसे मतलब गूगल पे आ गया, तो एक ऐप से दूसरे ऐप में जो इन्फॉर्मेशन गया कि हाँ मतलब वहाँ जैसे पेमेंट करना है अमेजन पे, फिर वो जो है आपका रिसिप्ट जो है वो अमेजन अपने आप रिसीव करेगा कि जो है हाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन कि हाँ पेमेंट सक्सेसफुल, और उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो ये जो डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ इसको APIs कहते हैं। देखो, APIs का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। देखो डेफिनेशन, APIs allow different software applications to communicate with each other. They enable the CMS to retrieve and update data from external system। समझ गए? फिर देखो जैसे जो है एक तो वेब सर्विसेज, तो इंटरनेट के थ्रू जो है डेटा एक्सचेंज हो सकता है CMS में। इसमें जो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग भी धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है इसमें। देखो, वेब सर्विसेज फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ data between the CMS and the other web applications using standard protocols like HTTP, XML and JSON। तो ये सब जो है आपका प्रोटोकॉल है डेटा एक्सचेंज का फ्रॉम इंटरनेट। समझ गए? अब देखो मिडिलवेयर क्या है। मिडिलवेयर जो है आपका डिफरेंट एप्लीकेशंस और सिस्टम जो है उनके बीच में जो है ना डेटा एक्सचेंज का ये एक ब्रिज कह सकते हो इसको। देखो, मिडिलवेयर एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड सिस्टम्स अलाउिंग देम टू शेयर डेटा एंड फंक्शन। डेटा सिंक्रोनाइजेशन। तो डेटा सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? तो जैसे मान लो कि आप नया फ़ोन खरीदे हो, तो नया फ़ोन खरीदे हो तो उसके बाद जो है पुराने फ़ोन से जो है डेटा आपको निकाल के नए फ़ोन में जो है लाना पड़ेगा। तो जैसे देखोगे कि एंड्रॉयड फाइल ट्रांसफ़र टाइप आपको एप्लीकेशन आते हैं, तो वो सब क्या करता है कि आपका एक जो है आपका एंड्रॉयड का मोबाइल उसमें से जो है निकाल के आपके दूसरे फ़ोन में जो है पूरा का पूरा जो है डेटा आपका माइग्रेट करता है। तो वो जैसे डेटा माइग्रेशन हो गया, वैसे ही आपका सेम टू सेम जो है डेटा सिंक्रोनाइजेशन जो होता है कि मान लो जैसे गूगल क्लाउड हुआ। अब गूगल जो है क्लाउड में देखते होंगे कि आपका कभी कभी जो है मतलब गूगल फ़ोटोज़ जो है अपलोड होता रहता है ऑटोमेटिकली। कोई भी नया जो आप जैसे फ़ोटो जो है मतलब खींचोगे और वो
अपने आप जो है एक तो सेफ्टी के लिए गूगल क्लाउड में अपलोड हो जाता है। तो वो आपका डेटा सिंक्रोनाइजेशन हो गया कि सिंक हो रहा है डेटा दोनों जगह, समझ गए। देखो डेटा सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर दैट डेटा इज कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल सिस्टम बाय ऑटोमेटिकली अपडेटिंग, समझ गए, चेंजेस मेड इन वन सिस्टम टू ऑल अदर कनेक्टेड सिस्टम्स। आ गया समझ में। अब देखो CMS सॉफ्टवेयर सेलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। तो CMS सॉफ्टवेयर का जो है आप कैसे सेलेक्ट करोगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए बेटर है, कैसे इम्प्लीमेंट करोगे और कैसे इवेलुएट करोगे कि वो CMS जो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाला जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपके लायक है कि नहीं है, मतलब आपके यूजेज को फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। देखो चूजिंग द राइट CMS सॉफ्टवेयर एंड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग इवेलुएटिंग इट इज क्रूसियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन देखो तो इसमें आप सेलेक्ट कर रहे हो जो है कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम, तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो यूजेबिलिटी कि आपको यूज क्या है ना, और वो यूजेबिलिटी मतलब यूज करने लायक, मतलब इजी भी होना चाहिए उसका यूज करना, कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, पुराने एम्प्लॉय हो नए एम्प्लॉय हो, सब लोग मतलब बेसिक ट्रेनिंग में जो है वो सीख के यूज कर सकें, और इंट्यूटिव भी हो कि जो है कॉमन सेंस से भी यूज किया जा सके। ऐसा नहीं कि इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया जाए कि नॉर्मल आदमी यूज ही ना कर पाए। देखो यूजेबिलिटी, तो CMS शुड हैव एन इंट्यूटिव इंटरफेस, जो मैंने बताया था कि आप कॉमन सेंस से भी उसको यूज कर सकते हो, आपको सिखाया ना जाए तो। डैट इज़ ईजी फॉर नॉन टेक्निकल यूजर्स टू नेविगेट। जैसे आप देखोगे विंडोज़ आप इंस्टॉल करोगे कभी, तो देखते हो सारा का सारा उसमें आपको मतलब जो है ऑप्शन जो है एक तरह से निर्देश आता रहता है, इंस्ट्रक्शंस आता रहता है, यहाँ क्लिक करें वहाँ क्लिक करें, तो उसमें ज़्यादा आपको ट्रेनिंग की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप खुद भी या तो सॉफ्टवेयर आपको गाइड करते जाता है या फिर यस नो पे क्लिक करते करते आदमी आगे बढ़ जाता है। अब देखो स्केलेबिलिटी, अब तो जो आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो स्केलेबल भी होना चाहिए, कि जो है आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को भी वो हैंडल कर सके एक साथ। द CMS शुड बी एबल टू हैंडल इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कंटेंट एंड यूजर्स एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज। कस्टमाइजेबिलिटी, कि उसको जो है मतलब कस्टमाइजेबल भी होना चाहिए। कस्टमाइजेबल मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि एक दुकान है वो केक बेच रहा है, तो केक बेच रहा है तो वो जैसा केक बनाया है वैसा ही कहता है कि केक आपको ख़रीदना है तो ख़रीद के ले जा सकते हो। दूसरा दुकान है जिसके पास आप जाते हो तो वो केक में कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन देता है। उसका कहना है कि नहीं, जो एक तरह से बेसिक केक मैंने जैसे बना दिया है, ऊपर से आपको जो जो चेंज करना है, जैसे नेम लिखवाना है, ऊपर जो है एक तरह से कलर अलग करवाना है, ऊपर और भी कुछ कुछ चेंजेस करवा सकते हो, तो वो कस्टमाइजेशन हो जाता है कि आप अपने अनुसार कस्टमाइज करवा रहे हो। देखो द CMS should allow for customization to meet the specific needs of the organization। तो कुछ स्पेसिफिक नीड है, जो अलग नीड है उसको जो है फुलफिल कर सके, तो उसके लिए जो है कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होना चाहिए इसमें। अब देखो इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी, द CMS शुड बी एबल टू इंटीग्रेट विद अदर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। समझ गया कि अदर एप्लीकेशन जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अगर यूज हो रहा है तो वो सबके साथ जो है इंटीग्रेट करने में वो सक्षम होना चाहिए। इंटीग्रेट करने में सक्षम मतलब क्या हो गया, मानो कि आपके यहाँ दूसरा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, तो आप एक सॉफ्टवेयर से जो है डेटाबेस में चेंजेस ला रहे हैं, तो वो दूसरे सॉफ्टवेयर में वो वाला मतलब डेटाबेस का चेंज दिखना चाहिए ना। तो ये सब आप समझ सकते हो कि इंटीग्रेट रहना चाहिए सारा। और देखो कॉस्ट जो है, तो आपका कॉस्ट जो है इफ़िशियंट होना चाहिए, कि नॉर्मल आप जैसे अफोर्डेबल हो आपके लाइब्रेरी के लिए। कंसीडर द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या होता है, मतलब कि आप सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेंगे, चलाने में कितना खर्च होगा, ट्रेनिंग में कितना खर्च होगा, मेंटेनेंस में कितना खर्च होगा, तो ये सारा अगर खर्च आप ऐड कर देते हो तो वो होता है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। देखो कंसीडर द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग कॉस्ट। समझ गया। अब देखो सपोर्ट एंड कम्युनिटी, चूज अ CMS विथ स्ट्रॉन्ग वेंडर सपोर्ट एंड एन एक्टिव यूजर कम्युनिटी दैट कैन प्रोवाइड असिस्टेंट एंड रिसोर्सेज। मान लो कि आप CMS सॉफ्टवेयर कोई खरीद लिए हो और उसके बाद वो 10 दिन बाद जो है उसमें कोई बग है या फिर काम करना बंद कर दे, आपका जो सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, वो किसी काम का नहीं रह जा रहा है, तो आपको उसमें जो भी दिक्कत आ रहा है उसको ठीक करने के लिए कोई एक सपोर्ट कम्युनिटी भी होनी चाहिए।
समझ गया। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CMS कैसे इम्प्लीमेंट करोगे अपने लाइब्रेरी में और क्या क्या ध्यान रखना है कि जो है मतलब आपका इम्प्लीमेंट करने में। देखो प्लानिंग, पहले आप जो है एक तरह से प्लान करो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों जो है लेना चाह रहे हो और कौन सॉफ्टवेयर आपके लायक होगा, वही आप सर्च करो। तो इसमें पहले जो है मतलब अच्छा से रिसर्च ज़रूरी है। देखो डिफाइन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द CMS प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स एंड क्रिएट अ प्रोजेक्ट प्लान। इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको इंस्टॉल करके फिर जो है कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। इंस्टॉल द CMS सॉफ्टवेयर ऑन द सर्वर एंड कॉन्फ़िगर इट टू मीट द ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट। समझ गए। अब देखो कंटेंट माइग्रेशन, कंटेंट माइग्रेट कैसे करोगे, ओल्ड सिस्टम से जो है आप न्यू सिस्टम में जो है आप कंटेंट माइग्रेशन कर सकते हो। कंटेंट माइग्रेशन सॉफ्टवेयर भी कितने बार जैसे यूज होता है इसमें, फिर मतलब डेटा पुराना डिलीट करके नया जगह कॉपी करके आपको ऐसा भी करना पड़ सकता है। देखो ट्रांसफर एग्जिस्टिंग कंटेंट फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम टू द न्यू CMS, दिस में इन्वॉल्व डेटा क्लींजिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग। समझ गए। अब देखो कस्टमाइजेशन, तो अपने अनुसार उसे चेंज करोगे। कस्टमाइज द CMS टू मैच द ऑर्गेनाइजेशन ब्रांडिंग, वर्क फ्लो एंड फंक्शनलिटी नीड्स। समझ गए। अब देखो टेस्टिंग, फिर उसका आप जो है तो टेस्टिंग करोगे अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सर्कमस्टांसेज में, कि जो आप जैसा सोच रहे थे वैसा वो सॉफ्टवेयर काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। नो कंडक्ट थॉरो टेस्टिंग टू इंश्योर दैट द CMS फंक्शंस करेक्टली एंड मीट्स ऑल रिक्वायरमेंट्स। समझ गया। अब आपको जो है मतलब CMS जो आपने इंस्टॉल किया, फिर जैसे एक तरह से कन्फिगर भी किया, टेस्टिंग भी कर लिया, उसके बाद जो है आपको स्टाफ को अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा कि वो जो है आपका CMS सॉफ्टवेयर को जो है इफेक्टिवली अच्छे से यूज कर सकें। ट्रेन यूजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑन हाउ टू यूज द CMS इफेक्टिवली, गो लाइव, लॉन्च द CMS एंड मॉनिटर इट्स परफॉर्मेंस टू एड्रेस एनी इशू दैट राइज। समझ गए। अब देखो इवैल्यूएशन ऑफ CMS, आप CMS कैसे इवेलुएट करोगे कि आपने जो मतलब जो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो इंस्टॉल किया या फिर बाई किया वो सही काम कर रहा है या फिर आपके लायक है कि नहीं है। देखो evaluating the CMS is essential for ensuring it meets the organization needs and provides value। तो इसमें जो एक तरह से मैट्रिक्स है जिसके आधार पे ये इवेलुएट किया जाता है वो देखिए यूजर सेटिस्फैक्शन। आप यूजर का फीडबैक ले सकते हैं कि ये जो है सही है और क्या क्या इसमें चेंजेस होना चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट था जो उनकी ये CMS नहीं फुलफिल कर पा रहा है। कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम यूजर्स टू एक्सेस देयर सेटिस्फैक्शन विद द CMS परफॉर्मेंस। एक तरह से आप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स दे सकते हैं कि लोड टाइम कितना है, अप टाइम कितना है, रिस्पॉन्स टाइम कितना है। ऐसा तो नहीं है कि सॉफ्टवेयर हैंग कर रहा है या फिर अलग अलग केसेस में जो है गलत आपका डेटा या फिर रिजल्ट दे रहा हो। तो मॉनिटर द सिस्टम्स परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग लोड टाइम, अप टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। समझ गया। कंटेंट क्वालिटी की, आपका जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दे रहा है वो उस लायक भी है कि नहीं है। इवेलुएट द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट मैनेजमेंट बाय द CMS एफिशिएंसी, मेजर द इफिशियंसी ऑफ कंटेंट क्रिएशन मैनेजमेंट एंड डिलीवरी प्रोसेस। तो आप अलग अलग सिस्टम्स के साथ भी जो है इसका कंपेयर करके इफिशियंसी देख सकते हैं। ROI जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो पहले आपने कुछ सोचा होगा कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेगा। जैसे मान लो कि जो है मतलब कंटेंट को मैनेज करने में जो एक तरह से आपका 50,000 रुपी पर मंथ जो है मतलब स्पेंड होता था, तो आपने सॉफ्टवेयर को सोचा था कि इसका यूज करके जो है इसको डिक्रीज करके हम 10,000 रुपी पर मंथ तक लाएंगे। तो वो आपका जो है आउटकम, जो फाइनेंशियल आउटकम था वो आपका अचीव हो पाया है कि नहीं हो पाया है, उसको आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो। कैलकुलेट द फाइनेंशियल बेनिफिट गेन फ्रॉम द CMS कंपेयर टू इट्स कॉस्ट। समझ गया। अब देखो पॉपुलर CMS सॉफ्टवेयर जो है कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो आपका है वो कौन कौन है। तो देखो सेवरल कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स आर पॉपुलर इन द मार्केट, ईच विद यूनिक फीचर्स एंड बेनिफिट। जैसे वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस जो है आपका ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको आप बहुत ज़्यादा आप खुद जान ही रहे होगे। wordpress.com है, इस पर आप जो है खुद का वेबसाइट हो गया, ब्लॉग हो गया, ये सब आप बना सकते हो। इस पर चेक, इस पे जैसे डोमेन भी आप बाई कर सकते हो, उस हिसाब से फिर SSL सब जैसे सर्टिफिकेशन, ये सब बहुत चीज़ आप अपने हिसाब से जो है
आप जैसे कस्टमाइज कर सकते हो इसको ब्लॉग को। और तो ये वर्डप्रेस पे देखो, वर्डप्रेस इज एन ओपन सोर्स CMS दैट इज हाईली कस्टमाइजेबल एंड यूजर फ्रेंडली। इट इज वाइडली यूज फॉर ब्लॉगिंग एंड वेबसाइट क्रिएशन। समझ गए। और जूमला, तो जूमला इज एन ओपन सोर्स CMS known for its flexibility and extensive library. It is suitable for complex websites and online application। तो ये सब याद कर लो, वर्डप्रेस हो गया, जूमला हो गया, द्रुपल हो गया। द्रुपल भी देख लो, द्रुपल इज एन ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट ऑफर्स security and scalability. It is ideal for large complex websites and application। क्या क्या मैंने बता दिया, वर्डप्रेस, जूमला और द्रुपल। तो ये सब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स है। एडोबे एक्सपीरियंस मैनेजर जो है, एडोबे का नाम जानते होगे आप। एडोब जो है आपका, जो फोटोशॉप भी आता है एडोब का, आपका जैसे PDF वाला जो फॉर्मेट है, ये भी एडोबे का ही है। तो Adobe Experience Manager जो है इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंटरप्राइज CMS that provides powerful tools for content creation, management and delivery। अब देखो साइट कोर इज अ लीडिंग एंटरप्राइज CMS। तो ये एंटरप्राइज CMS है that offers advanced personalization and marketing automation फीचर। समझ गए। अब देखो है मैजेंटो भी एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, स्पेशली डिजाइन फॉर ई-कॉमर्स वेबसाइट, प्रोवाइडिंग अ रेंज ऑफ टूल्स फॉर मैनेजिंग ऑनलाइन स्टोर। समझ गए। तो ये आपका जो है सब CMS था। तो फिर से नाम देख लो एक बार, वर्डप्रेस हो गया, जूमला हो गया, द्रुपल हो गया, एडोबे एक्सपीरियंस मैनेजर हो गया, साइट कोर और मैजेंटो। तो ये सब आपका 6 में से किसी का भी नाम पूछा जाता है कि ये क्या है, तो ये CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडियन कंटेक्स्ट देखो, तो वही जो है आपका इंडियन कंटेक्स्ट में आपका क्या क्या मतलब चेंजेज आता है। जैसे आपका जो एक लैंग्वेज सपोर्ट आ सकता है कि जो है हमारे यहाँ मतलब इतने सारे लैंग्वेजेज है, तो वो सबको सपोर्ट कर सके वो। फिर जो एक तरह से लोकलाइज किया जा सके उसे कि इंडियन सर्वर्स पे रन करे। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। देखो, तो इन इंडिया CMSs आर इंक्रीजिंगली being adopted by educational institutions, government agencies and businesses to manage their digital content। Key point to consider देखो, language support, given India's linguistic diversity it is important to choose a CMS that supports multiple languages and regional scripts। समझ गए कि आपके जो है इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करना चाहिए। लोकलाइजेशन, द CMS शुड अलाउ फॉर लोकलाइजेशन टू कैटर टू द स्पेसिफिक नीड्स फॉर इंडियन यूजर्स। मान लो कि आपका जो है कोई आपने जैसे सॉफ्टवेयर बनाया CMS का, जैसे जो है तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसको लोकलाइज करने का मीनिंग क्या हुआ कि देखो 99% तो आपका जो एक तरह से एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर चल रहा है वो तो सेम ही होगा। ऊपर का आपका यूजर इंटरफेस चेंज हो सकता है, लैंग्वेज सपोर्ट ऐड किया जा सकता है, और मान लो कि जैसे स्टिकर्स हो गए या कुछ जैसे इस टाइप के, तो वो सब जो है बेसिक जो है थोड़ा मोड़ा सॉफ्टवेयर में ऐड करके इंडिया के लिए जो है अलग वर्जन लॉन्च किया जा सकता है रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। तो उसको लोकलाइजेशन कहते हैं। द CMS शुड अलाउ फॉर लोकलाइजेशन टू कैटर टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ इंडियन यूजर्स सच एज लोकल पेमेंट गेटवे। मान लो जैसे UPI हुआ, तो UPI का इसमें इंटीग्रेशन होना चाहिए। एंड कंप्लायंस विद इंडियन रेगुलेशंस, तो इंडियन रेगुलेशंस जो है उसको कंप्लायंट होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मेनी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है बजट कॉन्स्टेंट, सो जैसे कॉस्ट इफेक्टिव CMS जो हुआ, सॉल्यूशंस लाइक ओपन सोर्स जो एक तो प्लेटफॉर्म्स हो गया जो मैंने बताया था, वर्डप्रेस, जूमला हो गया, द्रुपल ये सब था, एडोबी ये सब देख सकते हो, तो वो सब को आप यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सेवरल इनिशिएटिव्स टू प्रमोट द डिजिटल लिटरेसी and the use of CMS in public services। For example, Digital India program aims to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy। समझ गए। अब वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स पूरा क्लियर हो गया होगा, एग्जांपल्स आपको पता चल गया होगा क्या है, क्यों यूज करते हैं, आप कैसे इंस्टॉल करोगे आप अपने लाइब्रेरी में, तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।